एक महिला रोड पर किनारे पर चल रही थी और तभी एक थार कार आती है और उस महिला को अचानक महसूस हो जाता है कि वो कार जो सामने से आ रही है वो उसको टक्कर मारने वाली है। और तुरंत महिला सूझबूझ से अपने आप को बचा लेती है और सड़क से किनारे से नीचे उतर जाती है और फिर वो महिला बच जाती है। और फिर अपने घर पर आने के बाद वो अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपने जो उसके करीबी पड़ोसी थे, उनको सबको बताती है कि आज तो मैं बाल बाल बच गई और मौत को मैंने बहुत करीब से देखा। और जब वो महिला अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी को बताती है कि आज मैंने मौत को अपने करीब से देखा, मैं आज बाल बाल बच गई। और फिर उसके रिश्तेदार कहते हैं कि बुरा समय चल रहा है, थोड़ा ध्यान से चलो और घर से बाहर तभी निकलो जब कोई जरूरी काम हो या ऐसा कोई काम हो कि घर से बाहर निकले बिना वो काम नहीं होगा, तभी घर से बाहर निकलो, अपने घर में रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। दोस्तों, ऐसा ही होता है। वो महिला अपने घर में रहना शुरू कर देती है, लेकिन जो कार थी उसके अंदर जो व्यक्ति बैठे हुए थे वो इसी ताक में थे कि कब वो महिला बाहर आए और उसकी हत्या हो। दोस्तों, समय बीतने लगता है। जब वो महिला घर से बाहर नहीं निकलती है, उसको निकालने के लिए उसके घर पर नींबू फेंके जाते और कोई काली गुड़िया होती कपड़े की, उसको उसके घर पर फेंका जाता, कभी नारियल फेंका जाता। और उस महिला को घर से बाहर निकालने के लिए नए नए तरकीब, नए नए टोटके किए जाते जिससे कि वो महिला घर से बाहर आए। और फिर दोस्तों, एक दिन वो महिला घर से बाहर आती है और फिर उसकी गाड़ी से टक्कर होकर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, अभी तक सभी को यही लग रहा था कि शायद उसका एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट हुआ है, जिससे कि कार से टकरा कर उसकी मौत हो गई। लेकिन जब खुलासा होता है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और दोस्तों, जब आप ये सुनेंगे कि जिसने उसकी हत्या की है वो कौन है, आपके भी पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। आप भी सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी कहानी को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो ये कहानी, ये स्टोरी, ये न्यूज़ लेकर आया हूँ, ये है राजस्थान में। दोस्तों, 3 जुलाई 2026 का वाक्य होता है। शाम का समय होता है, करीब 4:45 का वाक्य होता है। राजस्थान, जयपुर का प्रताप नगर थाना। 45 वर्ष की महिला रोड पर चल रही थी और दोस्तों, उसके बाद जब वो रोड पर चल रही थी, उसके पीछे से एक स्कॉर्पियो कार आती है, गाड़ी आती है और उसको इतनी जोर से टक्कर मार कर जाती है कि वो महिला 100 फुट दूर जाकर पड़ती है और फिर वो कार वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वहाँ पर वो उस महिला को देखा जाता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसको पहचान लेते हैं कि ये महिला तो विजय वशिष्ठ की पत्नी है, नीरज शर्मा। दोस्तों, उस महिला के परिवार वालों को सूचना दी जाती है, घर वालों को सूचना दी जाती है और भरतपुर सेवर एक जगह लगती है, भरतपुर में एक सेवर जगह लगती है जो उस महिला की, उसका जो परिवार रहता है वो वहीं पर रहता है, सेवर में, भरतपुर में। और दोस्तों, परिवार वाले कहते हैं कि जहाँ पर
इसकी जगह है, जहाँ पर इसकी ससुराल है, वहीं पर इसके अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसकी बॉडी को वहीं पर लिया जाता है, पोस्टमार्टम हो जाता है। पुलिस उसकी बॉडी को परिवार वालों को दे देते हैं और उसकी बॉडी को ले जाकर भरतपुर में सेवर जगह लगती है, वहाँ पर ले जाते हैं और फिर उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। परिवार वाले, घर वाले, रिश्तेदार सब यही सोच रहे थे कि अभी तो इसके पति की मौत हुई थी 1 साल पहले और 1 साल बाद फिर इसकी नीरज शर्मा पत्नी की भी मौत हो गई। बच्चे अनाथ हो गए। एक जो बेटी है आयुषी शर्मा, जिसकी उम्र 23 वर्ष है, और एक 16 साल का बेटा। दोस्तों, उसके बाद उनके परिवार वाले, रिश्तेदार सब यही सोच रहे थे कि अब बच्चों का क्या होगा। दोस्तों, उसके जो नीरज शर्मा का भाई होता है राकेश कुमार शर्मा, भरतपुर के बयाना का रहने वाले होते हैं। वो यही सोच रहे थे कि 1 साल पहले तो अभी जो जीजा जी हैं उनकी मौत हुई थी और 1 साल बाद अब मेरी बहन की भी मौत हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। और उसको याद आता है कि उसकी बहन ने अभी 1 महीने पहले ही उसको बताया था कि मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कोई टारगेट कर रहा है, मेरे कोई पीछा कर रहा है। और फिर उसको वो बात याद आती है कि 1 महीने पहले एक थार गाड़ी उससे टकराने वाली थी, लेकिन वो बाल बाल बच गई। दोस्तों, उसके बाद जो राकेश शर्मा होता है वो अपने करीबी दोस्तों से मुलाकात करता है और पुलिस वालों से मुलाकात करता है। उनसे कहता है कि एक बार दोबारा से जांच कीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो बहन है उसकी हत्या की गई है, ना कि उसका एक्सीडेंट। पुलिस वाले भी तैयार हो जाते हैं और फिर उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। दोस्तों, उसके बाद जब पुलिस वहां पर पहुंचती है, देखती है कि 60 फुट चौड़ा रास्ता है और इतना वाहन भी वहां पर होता नहीं है कि कोई वहां पर एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा कुछ पुलिस को दिखता नहीं है। पुलिस और गहराई से और बारीकी से वहां पर अपनी नज़रें डालती है और फिर आसपास के जो लोग होते हैं उनसे पूछताछ करती है। वहां पर एक बाप अपने बेटे के साथ काम कर रहा था। पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुमने यहाँ पर जो अभी एक्सीडेंट हुआ था 3 जुलाई को, वो तुमने क्या देखा। वो बताते हैं कि हाँ, हम यहीं पर काम कर रहे थे और हमारे ही सामने वह सब घटना हुई। एक गाड़ी आती है और उस महिला को टक्कर मारकर यहाँ से चली जाती है। हम भी बाल बाल बचे थे, हम उसके पास ही थे और यहीं सड़क किनारे काम कर रहे थे। दोस्तों, उसके बाद पुलिस आगे की तरफ बढ़ती है और सीसीटीवी कैमरे पर उनकी नजरें जाती हैं और जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है, उसको देखा जाता है, तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। एक महिला जो सड़क पर चल रही है और वो भी बिल्कुल किनारे पर चल रही है और एक कार आती है और उसको ठोक कर, उसको मार कर चली जाती है। दोस्तों, जो कार होती है उसका नंबर होता है HR51CU1230। दोस्तों, उसके बाद पुलिस आगे की तरफ चलती है और जिस तरफ वो कार चलती है पुलिस भी उसी तरफ चलती है और फिर देखा जाता है आगे एक सीसीटीवी कैमरे पर नज़र पड़ती है, फिर उसको खंगाला जाता है, उसको देखा जाता है और फिर उसमें दिखता है कि जो कार है उसी के साथ एक बाइक भी चल रही है और फिर वो बाइक आगे जाकर रुक जाती है और फिर उसमें से जो ड्राइवर होता है, जो गाड़ी चला रहा था, वो निकलता है और उसके जो बराबर में बैठा हुआ था वो निकलता है और एक बाइक खड़ी मिलती है, उस पर वो बैठते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर पुलिस आगे की तरफ चलती है,
बड़ी बारीकी से सीसीटीवी कैमरे को देखा जाता है, उसकी वीडियो को देखा जाता है। और फिर जब वो और आगे जाते हैं और तब दिखता है कि एक और बाइक उनको रास्ते में मिलती है और फिर वो दोनों बाइक जिन पर वो बैठे हुए थे वो एक साथ वहां से चले जाते हैं। पुलिस को शक होता है कि ये जरूर कोई ना कोई घटना, ये दुर्घटना नहीं बल्कि एक हत्या की गई थी। दोस्तों उसके बाद जब गाड़ी का नंबर मिल जाता है और फिर एक जो नंबर होता है पुलिस के पास, और जब वो सीसीटीवी कैमरे में देखा जाता है, उस गाड़ी को देखा जाता है, तो पहले पुलिस को दिखता है कि जो गाड़ी है उसकी जो नंबर प्लेट है उस पर मिट्टी लगाई गई थी, उस नंबर को ढका गया था। पुलिस का शक और गहरा हो जाता है और फिर पुलिस अपनी टीम को पहुंचाती है हरियाणा में, जहां की वो कार होती है। और फिर पुलिस की एक टीम उस गाड़ी की जो मालिक होता है उसके पास पहुंचती है और उसके पास पहुंचने के बाद उससे पूछताछ करती है। और फिर उस गाड़ी का जो मालिक होता है वो बताता है कि साहब मैंने तो हेमंत कुमार एक लड़का आया था जिसने मुझे 36,000 रुपये दिए और वो मेरी कार को लेकर चला गया। उसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता। दोस्तों उसके बाद और नाम खुलते हैं आकाश, अरविंद, और फिर दोस्तों एक और नाम खुलता है जो नाम होता है मोहन स्वरूप। मोहन स्वरूप जो रहने वाला सेवर का होता है। और फिर पुलिस भी हैरान हो जाती है जब पुलिस को मोहन स्वरूप का नाम सामने आता है, क्योंकि मोहन स्वरूप जो था वो नीरज शर्मा जिसकी हत्या की गई थी उसका जेठ होता है। दोस्तों जैसे ही पुलिस को यह पता चलता है, पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर कैसे हो सकता है ये। और फिर दोस्तों जब मोहन स्वरूप का नाम सामने आता है तो फिर एक लड़की का नाम और सामने आता है जिसका नाम आयुषी शर्मा होता है, 23 वर्षीय लड़की होती है। जब उसका नाम सामने आता है तो पुलिस हैरान हो जाती है, पुलिस के भी पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। दोस्तों उसके बाद जब पुलिस को आयुषी शर्मा का पता चलता है तो पुलिस की एक टीम उसके घर पर जाती है और घर पर जाने के बाद आयुषी शर्मा से कहा जाता है कि तुमको बड़े साहब थाने में बुला रहे हैं। और जैसे ही आयुषी शर्मा को ये पुलिस वाले उसको कहते हैं कि आपको बड़े साहब थाने में बुला रहे हैं, थाने चलिए, तभी आयुषी शर्मा कहती है कि तुमको तमीज नहीं है, मेरी माँ की अभी मेरी माँ की मौत हुई है और तुम मुझे थाने में ले जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और फिर पुलिस वाले भी अपने दिमाग से काम लेते हैं और उससे कहते हैं कि आपकी जो माँ की मौत हुई है उसके जो स्वर्गवास हो गया आपकी माँ का, और जैसे ही आपकी पिता की जगह आपकी माता जी को नौकरी मिली थी और अब माता जी की जगह तुमको नौकरी जो मिलेगी उसमें कुछ कागजात हैं जो फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी करनी पड़ेंगी और उसी के बिहाफ पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है उन कागजों की, तो आपको थाने चलना होगा। और जैसे ही वह यह सब सुनती है वो तैयार हो जाती है और थाने पहुंच जाती है। और थाने में पहुंचने के बाद जो बड़े साहब होते हैं वो उससे चाय नाश्ता पानी वानी की पूछते हैं कि क्या लोगी। वो कहती है नहीं अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर उसको चाय लाई दी जाती है, पानी पिलाया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि तुम एक सवाल का जवाब दो कि तुमने अपनी माँ की हत्या क्यों कराई। और जैसे ही वह यह सब सुनती है उसका पारा हाई हो जाता है, गुस्से में बोलती है कि तुम्हें यह बोलते हुए शर्म नहीं आ रही, तुम बोल क्या रहे हो, मेरी अभी माँ की मौत हुई है और तुम मेरे से ऐसे सवाल कर रहे हो। तब जो थानेदार साहब होते हैं, बड़े साहब होते हैं, वो कहते हैं कि जो पूछा है वो साफ साफ उसका उत्तर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। वो लड़की और अपने स्वर को बदल देती है और कहती है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं भी
लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ, मैं नादान नहीं हूँ। और फिर बड़े साहब कहते हैं कि हाँ वो सब ठीक है, लेकिन अगर तुम सब सही नहीं बताओगी तो हम अपने तरीके से तुम्हें उगलवा लेंगे। और तुम्हारे जो ताऊ हैं उन्होंने सब कुछ बता दिया है। और जैसे ही वो लड़की यह सुनती है वो हैरान हो जाती है। और थानेदार साहब कहते हैं कि जो तुम्हारे ताऊ हैं मोहन स्वरूप, वो पीछे लॉकअप में बंद हैं और जो तुम्हारी टीम है वो सब वहीं पर है। और जैसे ही वो लड़की आयुषी शर्मा उधर जाती है, देखती है कि उसके जो ताऊ है मोहन स्वरूप वो लॉकअप में बंद है। और फिर उसकी नजर जाती है आकाश शर्मा के ऊपर। आकाश शर्मा जो गाड़ी चला रहा था, अरविंद जो कार ड्राइवर के बराबर में बैठा हुआ था, रोहित जाटव जो बाइक की रैकी कर रहा था उसकी मां पर नजर रखे हुए था, और मोहित जो दूसरी बाइक पर रैकी कर रहा था उसकी मां पर नजरें रखे हुए था, और हेमंत शर्मा जो कार का इंतजाम करता है। उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, वो हैरान हो जाती है, सुन्न हो जाती है। दोस्तों उसके बाद जब वो टूट जाती है और जब वो पूरी कहानी को बताती है तो सब हैरान हो जाते हैं। दोस्तों वो बताती है कि 1 साल पहले मेरे पिता की मौत हो गई थी और फिर उनकी जगह अनुकंपा की जो नौकरी होती है, नियुक्ति होती है, मृतक आश्रित की जो नियुक्ति होती है वो होनी थी। मैं अपनी मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी मैं यह नौकरी ले लेती हूँ। मम्मी तैयार हो जाती हैं, लेकिन जब रिश्तेदारों को यह पता चलता है तो वो नीरज शर्मा से कहते हैं, उसकी मम्मी से कहते हैं कि यह करके तुम सही नहीं कर रही हो, तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी, वो अपने घर अपने ससुराल चली जाएगी, तुम अपना परिवार कैसे चलाओगी, अपने बेटे का सहारा कैसे बनोगी, वो उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, उसका इलाज चल रहा है, दवाई गोलियां आती हैं, फिजियोथेरेपी होती है, और अगर यह नौकरी तुम्हारी बेटी ले लेगी तो वो तो अपने ससुराल चली जाएगी और फिर तुम किसके ऊपर अपना जो घर है अपने आप को कैसे संभालोगी, अपना सहारा कैसे बनोगी। दोस्तों उसके बाद जो नीरज शर्मा होती है उसको समझ में आता है कि शायद ये सही कह रहे हैं, और जो आयुषी शर्मा होती है नीरज शर्मा की बेटी, वो लॉ की पढ़ाई कर रही थी। परिवार वाले रिश्तेदार जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी पढ़ने में ठीक ठाक है, अच्छी पढ़ी लिखी है, पढ़ाई कर रही है, उसे और अच्छे से पढ़ाओ, जज बनाओ। और फिर जो नीरज शर्मा होती है वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटी यह नौकरी मैं ले लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो नियुक्ति होती है अनुकंपा से, मृतक आश्रित की जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति उसकी माँ को मिल जाती है। आयुषी शर्मा के जो पिता थे वो एलडीसी क्लर्क थे, और उसकी जो माँ की नियुक्ति होती है वो भी उसी पोस्ट पर हो जाती है। दोस्तों फिर जो आयुषी शर्मा होती है उसको अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है, और फिर उन दोनों के बीच मनमुटाव हो जाता है। आयुषी शर्मा घर को छोड़कर चली जाती है, दूसरे मकान में रहने लगती है, और फिर उसका ताऊ का बेटा होता है बलराम, वो उसके पास ही रहने लगता है। और जिस मकान में वो रह रही थी उसकी जो कीमत थी वो 2 करोड़ थी। और फिर वो अपने भाई से कहती है कि भाई अगर तुम्हें 10 करोड़ रुपए की जमीन मिल जाए तो कैसा होगा, और अगर 4 करोड़ का मकान मिल जाए तो कैसा होगा। उसका भाई कहता है, जो बलराम होता है, कि कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। तो वो बताती है कि जो हाईवे के किनारे की जमीन है 5 बीघा, उसकी कीमत 10 करोड़ है, अगर वो तुम्हें मिल जाती है तो कैसा रहेगा। बलराम कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा होगा अगर मुझे वो जमीन मिल जाए। तो वो कहती, आयुषी शर्मा कहती है तो अगर तुम्हें वो जमीन चाहिए तो मेरी माँ को रास्ते से हटा दो, और जो 2 मकान हैं और जो नौकरी है सरकारी वो मेरी होगी, और जो 5 बीघा जमीन जो 10 करोड़ की है वो तुम्हारी होगी। आयुषी शर्मा का जो ताऊ का बेटा होता है बलराम, वो दिन में ही सपने देखने लगता है और फिर अपने पिता से जाकर पूरी बात बताता है। दोस्तों उसके बाद उसके पिता एक कार का इंतजाम करते हैं, स्कॉर्पियो का,
एक जो हेमंत कुमार जो लड़का होता है उससे कहते हैं कि मेरे भाई की पत्नी है, तुम्हें उससे रास्ते से हटाना है, जैसे भी कि तुम हटा सको उसको रास्ते से हटा दो। और फिर 7 लाख रुपए में उनका सौदा हो जाता है। और फिर 7 लाख रुपए में जब हेमंत अपना सौदा कर लेता है और फिर वो 6 दोस्त सारे मिलकर उसके ऊपर नजर रखने लगते हैं। जो आकाश शर्मा, अरविंद, मोहित, रोहित और हेमंत शर्मा ये सभी मिलकर उसकी माँ के ऊपर नजरें रखने लगते हैं। 2 बाइकें होती हैं और जब वो समय देखते हैं कि उसकी माँ कब बाहर आए और कब उसका एक्सीडेंट के रूप में उसकी हत्या की जाए। और 3 जुलाई 2026 का वाक्य होता है, करीब 4:45 का समय होता है जब वो अपने बेटे को फिजियोथेरेपी के लिए क्लिनिक पर छोड़कर आती है और फिर एक स्कॉर्पियो 130 प्रति घंटे की रफ्तार से आती है और नीरज शर्मा को टक्कर मारकर चली जाती है। और दोस्तों, जब आयुषी शर्मा पूरी कहानी को बताती है कि उसने अपनी माँ की हत्या सरकारी नौकरी के लिए कराई थी, सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए उसने अपनी ही माँ की हत्या करा दी। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।